वो तो कोई रूपरेखा तो है नहीं कि हमें इसको सुनना है या उसको सुनना है, तो हमारा तो शुरू हो गया है कार्यक्रम, ऐसे समझिए। जी हाँ, ये अच्छा है। जी 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 कार्यक्रम हाँ को शुरू ही मान लिया जाए, ये अच्छा ही है, जी 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 बिना किसी औपचारिकता के। जी जी जी। मैं अनूप जी सबसे पहले 2 मिनट मैं ही बोलूंगा नरेश जी के हाँ बारे हाँ, में। बिल्कुल बिल्कुल, आप शुरू कीजिए इंद्रजीत जी। तो स्वागत है आपका। पांडे जी को, कश्मीर सिंह, अनूप जी और जितने भी हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं, लिटुला जी, आदरणीय लिटुला जी, सबको मैं पुष्किन की धरती से, जी भी जुड़े हुए हैं। हाँ वरयाम सिंह जी, आदरणीय वरयाम सिंह साहब भी जुड़े हुए हैं, जिनको सुविंदर नेहरू अवार्ड मिला हुआ है। हम सबके लिए बड़े सम्मान की बात है कि आज आदरणीय नरेश सक्सेना जी के सम्मान में ये गोष्ठी हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि वो हिंदुस्तान से मॉस्को आए हुए हैं, पुष्किन की धरती पे, गोरकी की धरती पे, चेखव की धरती पे। और हम सबके लिए बड़े सम्मान की बात है कि आज वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और प्रगति जी के घर पे हम लोग बैठे हुए हैं, अभी चाय पी रहे थे, नाश्ता कर रहे थे अब। और जो सबसे अच्छी बात है कि नरेश जी की कविताओं का प्रगति जी ने जो रूसी भाषा में अनुवाद किया है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रगति जी को मैं इसके लिए बधाई देता हूँ। और यहाँ के हिंदी के जितने रूसी जो लोग हैं, जो हिंदी सीखते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, जैसे लिटुला जी हमारी जुड़ी हुई हैं, इन सबको अच्छा लगेगा नरेश जी की कविताओं को सुन करके आज। और रूसी भाषा में, क्योंकि परसों एम्बेसी में, भारतीय राजदूतावास में लोकार्पण होगा, और वहां पर उम्मीद है एम्बेसडर साहब, डिप्टी एम्बेसडर साहब की तो कंसेंट आई है, लेकिन हो सकता है एम्बेसडर साहब भी रहें तो और अच्छा रहता है। और जितने भी रूसी विद्वान होंगे और भारतीय समाज के जो विद्वान होंगे, वो सब करीब 70-80 लोग होंगे, उनके 20 लोकार्पण होगा। और एक जो विशेष बात में हमेशा मुझे अच्छी लगती है, वो एक जैसे फिल्म से जुड़े होने की वजह से मुझे लगता है वो भी एक उपलब्धि है कि 91 में जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हुआ था, उसमें अमिताभ बच्चन को अग्निपथ के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला था, धर्मेंद्र को घायल फिल्म के निर्माता के तौर पर, और सनी देओल को स्पेशल बेस्ट एक्टर का, और नरेश जी को अपनी कविता जो इनकी है, ले गए, उसे ले गए, वो वृक्ष के ऊपर ही है, जो उसका डायरेक्शन किया था, तो वो सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का जो अवार्ड जो है सर को मिला है। और वो क्योंकि कविता पर्यावरण से जुड़ी हुई है, तो वो कविता मुझे बहुत अच्छा लगा। आज से करीब 13-14 साल पहले मैंने नरेश जी को फोन किया देहरादून से लखनऊ में, और मैं हुआ क्या कि हमारे विद्यालय में किसी की डेथ हो गई थी, तो हम लोग शमशान गए, घर गए, और वहां एक इनकी कविता लगी हुई थी वहां पर शमशान में। और वो कविता एक तरह से प्रेरित करती है कि किस तरह से वृक्षों की एक संरक्षण होना चाहिए। तो आखिरी जो 4 पंक्तियां, मुझे जो कविता की जो आत्मा वही है कि लिखता हूं अपनी अंतिम इच्छाओं में कि मेरा संस्कार, दाह संस्कार विद्युत ग्रह में हो, ताकि मेरे बाद मेरे एक बेटे और एक बेटी के साथ एक वृक्ष भी बचा रहे संसार में। तो ये, और यही इसी शीर्षक से फिर जो नया जो अनुवाद हुआ रूसी भाषा में, उसका टाइटल भी यही है। जो प्रगति जी ने कविताओं का अनुवाद किया रूसी भाषा में, उसका टाइटल यही, एक वृक्ष बचा रहे, अनुवाद, एक वृक्ष बचा रहे संसार में। रूसी भाषा में प्रगति जी क्या बोलते हैं उसको, एक वृक्ष बचा रहे, Пусть останется хоть еще одно дерево. क्या बात है, क्या बात है। अब मैं चाहता हूँ प्रगति जी पहले बोलें, उसके बाद फिर नरेश जी बात शुरू करें। प्रगति जी अपना अनुभव बताएं, तो अनुवाद उन्होंने किया है, और थोड़ा लोगों को पता भी लगे कि किस तरह से अनुवाद का काम। एक नरेश जी की एक कविता और है कि पुल पार करने से पुल पार होता है, नदी पार नहीं होती। नहीं, पार नहीं तो ये अनुवाद से भी जुड़ा हुआ मुझे लगता है बड़ा संदर्भ है। तो मैं चाहूंगा प्रगति जी से कि वो अपनी बात रखें आज नरेश जी के बारे में, जो उन्होंने अनुवाद किया है, उस अनुभव के बारे में। जी जी, प्रगति जी। तो हाँ, तो आज हम प्रगति ज्यादा का परिचय करवा दिया जाए थोड़ा सा, मैं अगर बीच अच्छा, में प्रगति का परिचय थोड़ा सा मैं देना चाहूंगा। तो प्रगति रूस में रहती हैं, और हमारे लिए खुशी की बात है कि अनन्य पत्रिका जो हम लोग निकाल रहे हैं पिछले 1 बरस से, उसका जो रूसी संस्करण निकलता है, उसकी वो संपादक हैं। और एक बात जो मैं कहना चाहूंगा प्रगति के बारे में, कि जब हमने ये शुरू किया था कि अनन्य को दूसरे देशों में भी निकाला जाए, तो हमारा एक बड़ा सीधा साधा सा उद्देश्य था। हमें मालूम था
हमें मालूम है कि हर देश में, छोटे छोटे देशों में, जैसे हमने निकाली है, तंजानिया में हमने निकाल रहे हैं और केनिया में हम लोग निकाल रहे हैं, तो हमें बिल्कुल स्पष्ट था कि वहां पर हमें हिंदी में लिखने वाले तो बहुत अच्छे लेखक शायद न मिल पाए, है ना। लेकिन हम लोगों ने शुरू किया क्योंकि हमारा जो उद्देश्य था इन पत्रिकाओं को शुरू करने का, वो ये था कि उस देश में क्या हो रहा है और उस देश में क्या लिखा जा रहा है, वहाँ की संस्कृति क्या है, वहाँ के रीति रिवाज क्या हैं, वहाँ के लेखक क्या हैं, उन्हें हम लोग सामने लेकर आए, है ना। तो इस उद्देश्य के साथ हमने अन्य पत्रिका को 12 देशों में हम लोगों ने शुरू किया। और मुझे खुशी है कि जो रूस से हमारी जो पत्रिका प्रगति निकाल रही हैं, वो सबसे बेहतरीन संस्करण जो हम निकाल रहे हैं, जिसपे हमें गर्व है। जो हम करना चाहते थे उसको प्रगति ने उसने एक अंजाम दिया है ना। तो ये है। और फिर मैं बाद में बात करूंगा कि अनुवाद जो प्रगति ने किया है उसकी क्या महत्ता है, और वो महत्ता बढ़ने वाली है आगे आने वाले समय में, मेरा ये मानना है ना। कि जैसे जैसे दुनिया छोटी होती जा रही है और आपस का जो संवाद है वो ज्यादा जरूरी होता जा रहा है ना, क्योंकि हम लोग इंटरडिपेंडेंट ज्यादा होते जा रहे हैं एक दूसरे पर। तो उसमें जो अनुवाद की महत्ता है वो जो हम लोग करना चाहते हैं, और मैं चाहूंगा कि आदरणीय नरेश सक्सेना जी उस पर टिप्पणी दें, लेकिन ये एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया है प्रगति ने कि हिंदी में जो अच्छा लिखा जा रहा है उसे दुनिया की और भाषाओं में ले जाने का, है ना। क्योंकि जब तक वो नहीं होता, मेरा ये मानना है कि जो हिंदी साहित्य को या हिंदी कविता को जो महत्व मिलना चाहिए, जब तक वो अनुवाद नहीं होगा दूसरी भाषाओं में, तब तक वो संभव नहीं हो पाएगा, है ना, जो सम्मान उनको मिलना चाहिए। तो इस बारे में भी मैं प्रगति को बधाई देना चाहता हूं। और अब मैंने बहुत समय ले लिया, अब प्रगति बात बहुत अच्छा कि आपने बता दिया। हाँ, अपने बारे में खुद क्या बताना। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि मेरा सबसे पहला परिचय नरेश जी के साथ हुआ जब मैंने इनकी एक कविता यूट्यूब पे सुनी, और वो कविता ये है, मेरी बारिश भी उन्हें दे दो जो ले गए मेरी जमीन, कुछ इस उसमें है। और वो सुन के कि कितना अच्छा ये काव्य पाठ करते हैं और उस कविता में इतनी गहरी बात कही गई है, तो मेरा इनसे परिचय हुआ। फिर इंद्रजीत जी मॉस्को में आए, फिर पता चला कि ये तो बहुत मतलब गहन इनके संबंध है। इन्होंने मुझे नरेश सक्सेना जी की कविताओं की किताब दी, फिर मैंने उन्हें पढ़ा। फिर जब मैं लखनऊ गई तो मैं नरेश जी से मिली। उनसे मिलके बस लगता है कि उनको सुनते रहो और समझते रहो कविता क्या होती है। कविताएं लिखते भी हैं, कविता के बारे में इतना अच्छा समझाते भी हैं, बताते भी हैं। और फिर इंद्रजीत जी ने कहा कि आप कर सकती हैं अनुवाद। तो मुझे तो इतना नहीं था खुद पे विश्वास, लेकिन फिर लिया और शुरू किया नरेश जी की छोटी छोटी कविताओं से, क्योंकि इनकी कुछ कविताएं हैं 4 लाइनों में, पंक्तियों में भी इतनी गहरी बात कह जाती हैं। तो मैं अपनी बात ज्यादा ना करते हुए सिर्फ एक कविता है छोटी सी जो खुल गई है, वही पढ़ देती हूँ और उसी का अनुवाद भी, और तब आप समझेंगे कि कितने कम शब्दों में कितना कुछ कहा गया है। कविता का शीर्षक है पानी। बहते हुए पानी ने पत्थरों पर निशान छोड़े हैं। अजीब बात है, पत्थरों ने पानी पर कोई निशान नहीं छोड़ा। बहते हुए पानी ने पत्थरों पर निशान छोड़े हैं। जो बहती है, तरल है चीज, वो निशान छोड़ जाती है। अजीब बात है, पत्थरों ने पानी पर कोई निशान नहीं छोड़ा। वो नहीं समर्थ है। बड़ी बात है। तो इसका रूसी अनुवाद ये है, लुदमिला जी ज्यादा बेहतर बता पाएंगी। वदा tekušая вода оставила следы на камнях. Странно, и что камни на воде не оставили ни единого следа. लुदमिला जी ने ताली बजा दी, मतलब अनुवाद ठीक हो गया है। तो इससे हाँ, अब नरेश जी बात करें, दूसरे लोग उनसे सवाल पूछें तो शायद शाम ज्यादा अच्छी रहेगी। तो अनूप जी, अब आप आगे। नहीं, लुदमिला जी अगर कुछ कहना चाहें तो उनका स्वागत है। लुदमिला जी, आप कुछ कहिए। आप म्यूट पर हैं। हाँ, मैं म्यूट। तो ये हमारी खुशकिस्मती है
कि हमको इतने बड़े कवि से मिलने का मौका मिला, और ये इसका रूसी अनुवाद भी हुआ, तो हम भारतीय संस्कृति के बारे में, भारतीय लोगों की भावनाओं के बारे में और ज्यादा जानने का मौका मिलेगा हमें। और खास करके हम तो हिंदी पढ़ाते हैं विद्यार्थियों को, और आजकल कुछ लोग सोचते हैं कि सबसे अच्छा अखबार पढ़ना, मैं तो सोचती हूँ कि सबसे अच्छी बात ये कविता पढ़ना, क्योंकि कविता ये असल में दिखाती है लोगों के दिल में जो भावनाएं हैं। इसलिए ये अगर हमको किताब मिलेगी तो हम विद्यार्थियों को ये पढ़ाएंगे हिंदी में, और रूसी अनुवाद उनको दिखाएंगे, और वे देखेंगे कि अच्छा अनुवाद क्या चीज है। इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हैं, बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमको ये मौका मिला। धन्यवाद। लुदमिला जी हैं। लुदमिला जी। तो नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद लुदमिला जी। और मैं कुछ नाम देख रहा हूँ हमारे बीच में, एलियट मैकार्टर भी हैं। एलियट यहाँ पर अमेरिका में वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी में हिंदी पढ़ाते हैं। और एलियट जी, आपका स्वागत है। और एलियट का अभी जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आए थे नरेंद्र मोदी जी, तो एलियट ने अपना एक संदेश भेजा था जो कि यूएस एम्बेसी ने ट्वीट किया, और उसके बाद से काफी लोकप्रिय हो गए हैं एलियट यहाँ पर। तो एलियट, स्वागत है आपका, और कुछ कहना चाहें आप? हाँ, बहुत धन्यवाद अनूप जी। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ आया हूँ आप लोगों के कीमती अल्फाज से सुनने के लिए, और इस मौके के लिए आप का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। बस धन्यवाद एलियट। तो एलियट, यहाँ पर जो एक ऑर्गेनाइजेशन है साल्टा के नाम से, साउथ एशियन, एलियट जी बताएंगे पूरा? साउथ एशियन वो है साउथ लैंग्वेज एशियन टीचिंग टीचर्स एसोसिएशन, और मैं उसका अध्यक्ष हूँ। हम हिंदी, उर्दू, सारे साउथ एशिया भाषाएं के शिक्षकों का सपोर्ट करते हैं अमेरिका में और पूरी दुनिया में। सो इस तौर से मैं धन्यवाद एलियट। धन्यवाद जी, बहुत अच्छा लगा जान के। और जैसा कि हमने कहा था कि मुझे अमिताभ खरे जी भी दिखाई दे रहे हैं। अमिताभ जी, आपका स्वागत है। और ये जैसा मैंने कहा कि बिल्कुल खुला मंच है, तो जिसको जो भी बोलना चाहें वो सब अपने हाथ खड़ा करें और वो सीधे नरेश जी से और सबसे संवाद कर सकते हैं। धन्यवाद नरेश जी, मेरे सबसे प्रिय कवि हैं, तो आपने ये मौका दिया, इससे ज्यादा मैं आपका क्या आभार व्यक्त करूं। नहीं, वो जैसा हमने कहा कि नरेश जी, नमस्ते कह रहे हैं आप। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नहीं, जहां तक मौका के सवाल है, वो हमने उसमें भी कहा कि कि जब कोई अच्छी चीज आपके साथ होती है तो उसे बांटना चाहिए। तो ऐसा ही प्रगति कर रही हैं कि नरेश सक्सेना जी उनके साथ में हैं, तो वो सारी खुशी सिर्फ अपने पास रख लें, उसकी बजाय उन्होंने उसे बांटना स्वीकार किया, तो उसके लिए हम नरेश जी ने लगातार 3-4 वर्ष मेरे जो मैं बांदा में कार्यक्रम करता हूं उसमें बीच वक्तव्य भी दिए हैं, और वहां में बहुत ज्यादा सराहे गए हैं, और मैंने कुछ हिम्मत करी है उनकी कुछ कविताओं की अंग्रेजी में अनुवाद करने की, जो कुछ अच्छी पत्रिकाओं में छपे भी हैं जी। तो अमिताभ जी, आपके पास हैं उपलब्ध वो आसानी से? हाँ जी, है, अनुवाद है। तो मेरे ख्याल में एक आध नरेश जी सुनना चाहेंगे हम लोग भी अंग्रेजी में अनुवाद। जी जरूर। तो आप एक आध आप सुनाइए अमिताभ जी। ठीक है, पहले हम लोग सब बात नरेश जी की सुन लें। हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है नरेश जी से सुनना, क्योंकि नरेश को मैं कितना भी सुनता हूँ मेरे लिए हमेशा अतृप्ति रह जाती है। तो इसके बाद अगर समय बचता है तो मैं एक आध अनुवाद जरूर आप लोगों को सुनाऊंगा। अच्छा लगेगा। अच्छे बच्चे मेरी सबसे प्रिय कविता है इनकी, वो मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा।
जी जी, जी अच्छे बच्चे, बहुत बहुत अच्छी अच्छी कविता। कविता है। जी। उसको जब हम लोग सुनेंगे, हिंदी में ही सुनेंगे, और तो हम लोगों को अंदर तक ऐसा बेध जाती है कि जो बिल्कुल पूरी संवेदना को झकझोर देती है। ऐसी कविता है, छोटी सी कविता। जी 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 चलिए चलिए। जी, मैं संतोष मिश्रा बोल रहा हूँ, मॉस्को से ही। हाँ मुझे हाँ, देख पा संतोष रहे जी, हैं स्वागत है आपका। जी। बातचीत का सिलसिला चालू करने के लिए और नरेश जी से कुछ सुनने के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे इंद्रजीत जी शुरू किए ये कार्यक्रम, बोले कि पुष्किन के भूमि, चेखव के भूमि में अभी नरेश जी हैं, और वो पस्तरानाक और दस्तयेव्स्की का म्यूजियम भी देखे हैं, रूबरू हुए हैं, और मॉस्को में थोड़ा बहुत घूमे हैं। अगर नरेश जी अपना एक्सपीरियंस रूस भूमि में उनको कैसा लग रहा है, इससे शुरू करके फिर कविता में जाएं तो हो सकता है ठीक रहेगा। तो नरेश जी से सुनना चाहेंगे, मॉस्को में आपको लग कैसा रहा है? बहुत अच्छा प्रस्ताव आपने दिया है नरेश जी को। बहुत अच्छा सुझाव दिया करने के लिए। हाँ हाँ। तो ये मेरे लिए बहुत कितनी खुशी की बात है कि मैं ये ठीक से बता नहीं सकता। मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो गया था, मुझे पता नहीं था, और जब टिकट खरीदने के लिए पासपोर्ट की जरूरत पड़ी, पता लगा ये तो पिछले महीने एक्सपायर हो गया। अब इतनी जल्दी पासपोर्ट बनता नहीं। तो ल्यूडिमिला जी ने एक पत्र मुझे भेज दिया, इंग्लिश में लिखा हुआ पत्र, कि आपका कार्यक्रम स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ मॉस्को में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कविता पर एक कार्यक्रम है, उसमें आप आमंत्रित हैं। वो दिखाया मैंने, और मैं सीधा पासपोर्ट ऑफिस के सीनियर मोस्ट ऑफिसर के पास गया, और मैंने कहा देखिए ये मेरा निमंत्रण है, और अगर मैं इसमें चूक गया तो मेरी उम्र 85 साल की है, 85 इयर्स। उसके बाद दोबारा जब आएगा तब तक मैं पता नहीं जिंदा रहूंगा कि मर जाऊंगा। मेरा पासपोर्ट बनवा दीजिए आप। तो वो इतने प्रभावित हुए वो ल्यूडिमिला जी का पत्र देखकर कि उन्होंने अगले दिन की मुझे तारीख दे दी पासपोर्ट का इंटरव्यू के लिए। अब मुझे ये नहीं पता था कि ये आज ही कार्रवाई करके कल की तारीख दे देंगे। अब मैं अगले दिन सुबह देर से उठता हूँ, देर से उठा, आराम से 11-12 बजे चाय वाय पीते हुए मैंने अपना मोबाइल देखा, तो अचानक मुझे वो मैसेज मिला कि आपका इंटरव्यू 11 बजे है, और 12 बज रहे थे। मैंने कहा अरे मेरा इंटरव्यू का टाइम तो निकल गया। बहरहाल मैं गया, उसके बाद भी मेरा पासपोर्ट बन गया, और मैं सपरिवार अपनी बेटी के साथ, अपने बहू के साथ, अपने पोते के साथ मॉस्को में हूँ। तो लगता है मॉस्को में अपने घर में हूँ। यहाँ पे जो प्रगति जी हैं, जो सरोज जी और मिश्रा जी हैं, और ये हमारे दाहिने हाथ पर जो इंद्रजीत सिंह हैं, वो इतनी खातिरदारी कर रहे हैं कि मेरा वजन जो है, मेरा पेट भी बढ़ गया और वजन भी बढ़ गया, और ये करिश्मा यहाँ हो रहा है। तो इससे पहले कि वो ज्यादा बढ़ जाए, मुझे लौट जाना चाहिए, और लौटने से पहले इतने सारे लोगों से, आप लोगों से मुलाकात हो रही है, इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। रूस के अनुभवों के बारे में मैं बताऊं कि दुनिया के ज्यादातर शहर, कैपिटल टाउन्स मैंने देखे हैं, कुछ उसके अलावा भी देखे हैं। मैंने जर्मनी का बर्लिन और न्यूयॉर्क
और लंदन और बुडापेस्ट हंगरी का, चेक रिपब्लिक का, तो ये तमाम सारे शहर देखने के बाद जब मैं रूस में आया हूं तो मुझे लगा कि ऐसा शहर मैंने नहीं देखा। यह गजब का शहर है। इतनी सुंदर हवा है कि बिना पहाड़ चढ़े आपको इतनी ऑक्सीजन से भरी हवा मिलती है, इतना साफ सुथरा माहौल मिलता है और इतने मददगार लोग हैं, लिहाज करने वाले, कि मैं फिर दोबारा कहता हूं कि ऐसा शहर। और इससे पहले मैं वहां गया था, सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग भी दुनिया का अनोखा शहर है और यहाँ पर सुबह देखो तो लोग काम कर रहे हैं, रात को देखो तो काम कर रहे हैं, रात 2 बजे देखो और सुबह 4 बजे देखो तो लोग काम कर रहे हैं। वो सड़कों को धो रहे हैं, मांज रहे हैं, अंडरपास सुरंगों में भीतर जाकर के चमका रहे हैं, फूलों को नहला रहे हैं। और मैंने समझ में नहीं आ रहा है पिछले 12 दिनों में यहाँ के आकाश में तारे नहीं देखे। तो कल की बात है या परसों की, मैंने इंद्रजीत सिंह जी से कहा कि यहाँ के आकाश में तारे नहीं देखे मैंने। इन्होंने ऊपर देखा तो देखा तारे नहीं है। अरे ये तो रात के 9 बज रहे हैं, तारे नहीं है। मैंने कहा धूप निकली हुई है, तारे बेचारे क्या करें? तारे कैसे निकले? अगर सारी रात, सारा दिन, दोपहर, सुबह, शाम लोग काम ही करते रहेंगे तो सूर्य डूबेगा कैसे? इस संकोच में वो कैसे डूब जाए कि लोग काम कर रहे हैं और सूर्य जो है वो अपनी धूप को समेट ले। सूर्य इसी संकोच में नहीं यहाँ डूबता, खासतौर से सेंट पीटर्सबर्ग में तो डूबता नहीं, मशहूर है। वैसे आपके आने की खुशी में वो नहीं डूब रहा है, आपके साथ। अब वो क्यों ऐसा हुआ? मैं रोज आकाश देखता हूँ और मुझे तारे दिखाई नहीं पड़ते यहाँ पर। तो रूस का अनुभव मेरे लिए इतना अच्छा है कि इसे मैं कैसे शब्दों में बताऊं। और आप सब लोगों को देख रहा हूं, ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय, इसमें अमेरिका से लोग हैं शामिल, अमेरिका से शामिल हैं, अमेरिकन शामिल हैं, और रूसी लोग शामिल हैं और रूसी नागरिक शामिल हैं, और भारत के लोग तो हैं ही। तो ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भागीदारी का मौका, जिसमें अत्यंत प्रिय हैं मेरे कुछ लोग जो यहाँ के हैं, और इसमें खास तौर से अमिताभ खरे को आपने बुलाया। धूमिल के पुत्र, उनके पौत्र मुझे आकर मिले थे लखनऊ में, और उनके पुत्र को देख रहा हूं, और धूमिल के बारे में उनके पौत्र ने मुझे याद दिलाया। मैं बनारस गया तो कहीं हमने चाय पी, कहीं समोसा खाया, कहीं डोसा। अब धूमिल हमारी खातिरदारी कर रहे थे, हमें पैसा देने नहीं देते थे। जब गोदोलिया पे पहुंचे तो काफी वक्त हो गया था। मैंने धूमिल से कहा कि धूमिल, यहाँ पर एक रेस्टोरेंट था गोदोलिया में जिसका नाम कोई भोग था, तो जलजोग था। तो बोले हाँ था, तुम्हें कैसे मालूम? मैंने कहा भाई मैं 2 साल बनारस में पढ़ चुका हूँ तो मुझे मालूम है वो है यहाँ। बोले है, क्या करोगे? मैंने कहा करेंगे, वहाँ राजभोग मिलता है तो खाएंगे। तो उन्होंने एक राजभोग का ऑर्डर दे दिया। वो मैंने उनसे कहा तुम भी खा लो।
कहा नहीं, मेरा पेट खराब है, मैं नहीं खाऊंगा। जब मैं खा चुका और उन्होंने उसका भुगतान कर दिया, फिर बोले अब यहाँ इस शहर में कोई रेस्टोरेंट नहीं है और आप कुछ नहीं खाएंगे। मैंने कहा क्यों? बोले मेरे जेब में पैसा खत्म हो गया है, इसलिए अब आपको ना भूख लगेगी ना आपको प्यास लगेगी। तो धूमिल के पुत्र का दर्शन कर रहा हूँ, ल्यूडमिला को देख रहा हूँ, और अभी का क्या नाम बताया, मैकार्टर नाम बताया था शायद जी। मैकार्टर जी हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री के आगमन पर क्या सवाल किया था उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री से, क्या बताएंगे वो? एलियट जी, आप अनम्यूट करके बताएंगे। मैकार्टर जी, आपने हमारे प्रधानमंत्री से क्या क्या कहा, ये तो बताइए। हाँ, अब इतना बहुत नहीं था। मैं बोला कि उसका आने एक महत्वपूर्ण घटना है, और कि उसका हिंदी से प्रेम सबको मालूम है, और कि मैं उसका हार्दिक स्वागत करता हूँ, क्योंकि मेरा ख्याल है कि अमेरिका कुछ ऐसा देश है जहाँ पे कोई भी आ सकता है और कोई भी शामिल हो सकता है, और शामिल होने के लिए अपना भाषा, अपना रीति रिवाज, अपनी संस्कृति को छोड़ने की जरूरत नहीं। बस यहाँ पर आइए, स्वरूप में आइए और यहाँ पर ऐसे रहिए और हमारे देश का एक हिस्सा बन जाइए। मैंने ये कहा कि हमारे देशों में, क्योंकि हम दोनों हम दोनों प्रजातंत्र है, और मेरे ख्याल में प्रजातंत्र एक संवाद है, और संवादों में कुछ ऐसा जरूरी नहीं है कि सब लोग सहमत हैं। हम बहुत डिसएग्री करते हैं, हम एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। मैंने ये कहा कि इंडिया स्वतंत्र रहना चाहिए, अमेरिका स्वतंत्र रहना चाहिए, लेकिन हमारा संबंध ज्यादा मजबूत बनना चाहिए। वही। अच्छा किया आपने, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ये जो अंतर्राष्ट्रीय आना जाना प्रधानमंत्री का होता है, इतने लोगों को देखते हैं, मिलते हैं, तो उसका असर उन पर पड़ता है, उसका उनके ध्यान में रहता है कि दुनिया के लोग मुझे देखते हैं, सुनते हैं, सवाल पूछते हैं, तो उसका असर उनके काम पर पड़ता है। और मुझे उम्मीद है कि इस बार जब वो लौटेंगे अमेरिका से तो अच्छा असर होगा। तो चलिए, बहुत अच्छा है। अब क्या सुनना चाहते हैं बताइए, तो वो अनूप जी, आप म्यूटेड हैं। हाँ, नहीं नरेश जी, आप जो आपका मंच है, आप बात करना चाहें तो आप बात कीजिए, कविताएं सुनाना चाहें तो कविताएं सुनाना चाहें, सुनेंगे हम। कविता हो जाए उसके बाद फिर बातें। हाँ, आप थोड़ी कविता हो जाए। चलिए, मैं एक सुना सकता हूँ, मैं नरेश जी की मैं जरा एक आध निकाली हैं अपनी पसंद की जो मेरी कविताएं हैं, अगर हाँ, इजाजत दें तो नरेश जी से फिर मैं सुनेंगे। हाँ, सुनाना चाहूंगा। तो मैं सबसे पहले जो इंद्रजीत जी ने कही थी, मैं उसी से शुरू करना चाहूंगा, जो पर्यावरण पे एक वृक्ष भी बचा रहे, है ना। तो नरेश जी कहते हैं कि अंतिम समय जब कोई नहीं जाएगा साथ, एक वृक्ष जाएगा, अपनी गौरैयों गिलहरियों से बिछुड़कर साथ जाएगा एक वृक्ष। अग्नि में प्रवेश करेगा वही मुझसे पहले। कितनी लकड़ी लगेगी, शमशान की टाल वाला पूछेगा।
गरीब से गरीब भी साथ मन तो लेता ही है। लिखता हूं अंतिम इच्छाओं में कि बिजली के दाहगर में हो मेरा संस्कार, ताकि मेरे बाद एक बेटे और एक बेटी के साथ एक वृक्ष भी बचा रहे संसार में। बहुत सुंदर, बहुत 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 सुंदर। और नरेश जी, आप इनमें से आप सुनाना चाहें तो मैं वो आपसे ही हम सुनना बेहतर करेंगे, लेकिन मैं शिशु आपकी जो कविता है वो मुझे बहुत प्यारी है। नहीं, बिल्कुल आप पढ़िए, और मैं चाहूंगा कि बाद में एक बार नरेश जी भी उसको पढ़े। शिशु तो बहुत अच्छी कविता है, हाँ, बहुत, नहीं आप ही- बहुत नहीं। अच्छी कविता है। हाँ, ये और भी ये ठीक जो है, आपने नरेश जी से भी सुनेंगे हम। जी जी जी, हाँ, अभी आप जो भी कविता सुनाइए, आपने उनसे भी पढ़ी है, सुनेंगे। चलिए जी। उसका भी अनुवाद करने का सौभाग्य मुझे मिला था, जो अभी कविता आपने पढ़ी है। जब जी, आपको अवसर हो तो बताइएगा, मैं वो सुना सकूंगा। चलिए एक कविता और सुनाता हूँ, उसके बाद आप अनुवाद सुनाइए, फिर हम नरेश जी को फिर से सुनेंगे, है ना? जी। ये ठीक है। पानी वाली नहीं है कुछ? शिशु। शिशु लोरी के शब्द नहीं संगीत समझता है, बाद में सीखेगा भाषा, अभी वो अर्थ समझता है। क्या बात, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। बड़ी बात कही है। और मैं थोड़ा यहाँ पे अब थोड़ा सा मैं निजी बात करना चाहूंगा। हमारा अभी कुछ महीने पहले मैं दादा बना हूं, और हमारा जो पोता था वो हमारे साथ लंदन में रहते हैं, और वो अभी पिछले सप्ताह ही हमारे साथ आए थे। तो मैं जब इस कविता को पढ़ रहा था तो मुझे बिल्कुल उसी की छवि दिखाई दे रही थी, और मुझे लग रहा था कि कितना सही बात कही है आपने उस शिशु के लिए, है ना? तो शिशु लोरी के शब्द नहीं संगीत समझता है, बाद में सीखेगा भाषा, अभी वो अर्थ समझता है सबकी भाषा। मुस्कान। सभी वो के गलत गलत है, समझता है सबकी मुस्कान। ओहो हो, जी 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 जी, ये गलत छपा है। गलत छपा है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये मैं उसको करेक्ट करवाऊंगा, ये कविता कोश से मैंने लिया था, तो हाँ गलत। हाँ हाँ। समझता है सबकी मुस्कान, वो बिल्कुल सब समझता है सबकी मुस्कान, सभी के अले ले ले ले, तुम्हारे वेद पुराण कुरान, अभी वो व्यर्थ समझता है, अभी वो अर्थ समझता है। समझने में उसको तुम हो कितने असमर्थ, समझता है, बाद में सीखेगा भाषा, उसी से जो है आशा। वाह, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत ही धन्यवाद। तो अमिताभ जी, अब आप उसका अंग्रेजी अनुवाद अगर पढ़ना चाहें, और फिर हम नरेश जी पे जाते हैं। उससे मैं रूसी बहुत अनुवाद भी पढ़ संक्षेप सकती में, हूँ? जी अगर अनुमति है तो, जो एक अभी प्रगति जी ने जो कविता पानी। पानी, वो बहुत छोटी सी कविता है, उसका मैं अनुवाद एक बिल्कुल फौरन बिल्कुल बिल्कुल, मुश्किल से आप कुछ सेकंड अनुमति में की पढ़ बात देता ही ना हूँ। कीजिए, आप तो सुनाइए। हाँ, जी जी। Flowing water has left its marks on the stones. Flowing water has left its marks on the stones. Amazing that the stones have left no marks on water. बहुत अच्छी। Amazing Yeah. that stones, और जो आपने वृक्ष बचा रहे, जी, उसी जी। की बिल्कुल एक दूसरी कविता है उसी तर्ज पर। वो पहचान है, हाँ, वो ये कहते हैं, पहचान कविता मैं एकदम वो सुना भी दूं। बहुत वैसे सुंदर मैं कविता है, पहचान। इसके साउंड थोड़े और पहचान बढ़े। तो जरूर लोगों ने पढ़ी होगी, सुनी होगी। जी उस जी जी, वक्त मैंने भी। जी, उस वक्त मेरे साथ जरूर रहना बच्चों, उस वक्त मेरे साथ जरूर रहना बच्चों, जब मैं आखिरी बार फलों फूलों और हरियाली की तरफ लौट रहा हूँ। मेरी देह की अग्नि से गर्म हो जाएगी आसपास की हवा, फिर वह अनंत तक बदलती रहेगी हवाओं का तापक्रम। नरेश जी एक इंजीनियर हैं, और विज्ञान के भौतिकी के सिद्धांतों को इतनी सरलता से कविता में लाते हैं। आप इसको देखिए, मेरी देह, पूरा मॉनसून हमारा जो जीवन जिससे चलता है वो इस पंक्ति में आ जाता है। मेरी देह की अग्नि से गर्म हो जाएगी आसपास की हवा, फिर वह अनंत तक बदलती रहेगी हवाओं का तापक्रम।
यही पूरी दुनिया में मौसम का मूल है। धुएं के साथ ऊपर उठूंगा मैं बच्चों, जिसे तुम पढ़ते हो कार्बन डाइऑक्साइड वही बनकर, और छा जाऊंगा वनस्पतियों पर, और छा जाऊंगा वनस्पतियों पर, जिसे वे सोख लेंगी तो कुछ और हरी हो जाएंगी। बहुत अच्छे। फल कहीं होंगे तो कुछ पक जाएंगे, जब कभी फूलों की मिठास तुम तक पहुंचेगी, हरियाली भली लगेगी, या हवाओं को बदला हुआ महसूस करोगे तो तुम पहचान लोगे, कहोगे अरे पापा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वो आपने पढ़ी थी कविता वृक्ष बचा रहे, ये उसके बाद की है। जी जी मैं जी इसका संक्षेप में अनुवाद पढ़ दे रहा हूँ। जी जी, स्वागत है। Be sure to be by my side, my children. Be sure to be by my side, my children, at that time when I would be returning finally towards fruits and flowers and greenery. From the fire of my body, the air around will become hot and will then go on changing the temperature of the air till eternity. Along with the smoke, I'll rise upwards, turned into what you study as carbon dioxide, and will spread over plants and vegetation, which once they absorb, they'll become little greener, which once they absorb, they'll become little greener. If there would be fruits somewhere, those will be ripen little better. Whenever the sweetness of fruits would reach you, greenery would look prettier, or you'd feel the difference in the air. Whenever the sweetness of fruits would reach you, greenery would look prettier, or you'd feel the difference in the air. You'll identify and will call, oh, Papa. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो मेरी समझते नरेश जी से हम लोग हाँ, अगर नरेश जी कविताएं पे लौटते हैं हम लोग। और अगर मुझे इच्छा मतलब कहें तो अगर आप कंक्रीट से अपनी कविता की शुरुआत करें और पृथ्वी, ये दो मैं जरूर हम लोग सुनना चाहेंगे। बाकी आपकी इच्छा है, आप चंबल भी सुना सकते हैं और भी कोई कविता सुना सकते हैं, पर अगर कंक्रीट से शुरू करें तो शायद जितने लोग आज दुनिया में जुड़े हुए हैं याद होगी मुझे जी। एक मुझे दरवाजा भी बड़ी अच्छी लगती है। हाँ जी, बहुत अच्छी कविता है जी। कंक्रीट जी। हम सब ने देखा होगा कि जब कलियों का गुच्छा खिलता है तो जब शुरू में वो निकलता है तो पास पास होती हैं कलियां, लेकिन जब वो खिलता है तो वो दूर दूर हो जाती हैं। हमारे अनुभव में ये है कि चीजें जगह घेरती हैं, चीजें जगह घेरती हैं, लेकिन ये कविता कहती है कि चीजें जगह छोड़ती हैं। इसको देखिए जी। थोड़ा सा आपस में सटकर फूटी कलियां एक दूसरे के खिलने के लिए जगह छोड़ देती हैं, और जगह छोड़ देती हैं गिट्टियां। आपस में चाहे जितना सटें, जितनी जगह खुद घेरती हैं, ठीक उतनी ही अपने बीच खाली छोड़ देती हैं, वाह। जिसमें भरी जाती है रेत। और रेत के कण भी एक दूसरे को चाहे जितना भींचें, अपने बीच अपने बराबर जगह खाली छोड़ देते हैं। उसी में तो भरी जाती है सीमेंट। सीमेंट अरे कितनी महीन और आपस में कितनी सटी हुई, लेकिन उसमें भी होती है खाली जगह। उसी में तो समाता है पानी, और पानी में भी खाली जगह। खैर, इसे
छोड़िए, इस तरह कथा कंक्रीट की बताती है रिश्तों की ताकत में अपने बीच खाली जगह छोड़ने की अहमियत के बारे में। बहुत इस अच्छे, तरह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे। कथा कंक्रीट की बताती है रिश्तों की ताकत में अपने बीच खाली जगह छोड़ने की अहमियत के बारे में, क्योंकि इंसान जो है वो सारी जगह घेर लेना चाहता है। अगर आप अपने प्रिय लोगों की जगह भी घेर लेंगे तो फिर रिश्ता नहीं बनेगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो और गिरना सुने इन्होंने जिस कविता का जिक्र किया था शुरू में, जिसके पास चली गई मेरी जमीन, जी जी जी। जमीन के साथ अब जो बारिश है वो भी चली गई, क्योंकि अब तो वो दूसरे की जमीन पर हो रही है, वो मेरी जमीन पर हो नहीं रही। तो ये कविता है, जिसके पास चली गई मेरी जमीन, उसी के पास अब मेरी बारिश भी चली गई। वाह वाह। अब जो घिरती हैं काली घटाएं, उसी के लिए घिरती हैं। कूकती हैं कोयलें उसी के लिए उठती है धरती के सीने से सोंधी सुगंध। अब नहीं मेरे लिए हल नहीं, बैल नहीं, खेतों की गैल नहीं, एक हरी बूंद नहीं, तोते नहीं, ताल नहीं, नदी नहीं, आर्द्रा नक्षत्र नहीं, कजरी मल्हार नहीं मेरे लिए। जिसकी नहीं कोई जमीन, उसका नहीं कोई आसमान। अद्भुत। अगली फसल होते ही सब चुकता कर दूंगा। अब तो मेरी झूठी ये गुजारिश भी चली गई, उसी के पास अब मेरी बारिश भी चली गई, जिसके पास चली गई मेरी जमीन। जिसके पास चली गई मेरी जमीन, उसी के पास अब मेरी बारिश भी चली गई। बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे। देखिए, मैंने कहा था ना कि कविताओं को नरेश जी से सुनने का एक अलग ही अनुभव होता है। ना बिल्कुल जो बिल्कुल सही कहा आपने। तो हम चाहेंगे कि अनुवाद भले कोई भी पढ़ दे, पर कविताएं नरेश जी जरूर अपनी और भी हाँ, सुनावे। तो थोड़ा और ब्रेक लेंगे कि पढ़ेंगे आगे? आप बात करना चाहे तो बात करेंगे, कविता सुनना जी। चाहेगा तो नहीं, दर्शकों में से किसी एक से कमेंट्स ले लीजिए, वो ज्यादा जी। बेहतर है। जी, जो भी बोलना चाहे स्वागत है। डॉक्टर सुषमा मेहता। हाँ, मैं बोलना चाहूंगी कि जी, स्वागत है आपका सुषमा जी। इतनी सुंदर है उसकी प्रस्तुति, अभिव्यक्ति, उससे भी ज्यादा कि वो जो बोल रहे हैं शब्द अपने आप में सामने वो दिखाई दे रहे हैं, वो एक शब्द चित्र बन गया। वो व्यथा सामने अनुभूत हो रही है जो वो अपने शब्दों के माध्यम से बता रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि उनके शब्द बिल्कुल मन में उतर गए हैं। वो एक एक शब्द जो उनका पढ़ने का ढंग है वो हमें बहुत भाव विभोर कर गया। मैं तो यही कहूंगी, जो मेरी व्यक्तिगत अनुभूति रही। बिल्कुल सही बात कह रही हैं, और हम सबके मन की बात कह रही हैं आप, मैं कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और कश्मीर सिंह कहना चाहूंगा जो हमारे बीच में हैं, डॉक्टर जगदीश व्योम जी हमारे साथ में हैं। वो शायद वीडियो पे नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन जगदीश व्योम जी हमारी अनन्य पत्रिका जो निकलती है उसके संपादक हैं, और अगर वो आना चाहें और कुछ बोलना चाहें तो उनका स्वागत है। नमस्कार।
नरेश सक्सेना जी, आदरणीय नमस्कार। अनूप जी, प्रगत जी, इंद्रजीत जी, मैं सबको देख पा रहा हूँ। मैं चूंकि मैं भी कहीं रास्ते में हूँ, बाहर हूँ, तो इसलिए हो सकता है नेट कभी गड़बड़ होता है, कभी चलता होगा। मैं कविता सुन रहा था, बहुत अच्छा, आज बहुत दिनों के बाद में एक बहुत अच्छी कविता आपकी सुनने को मिली। मैं तो बस आपको प्रणाम निवेदित कर रहा हूँ। और मास्को की इस भूमि से काव्य पाठ आप कर रहे हैं। प्रगत जी, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, आपने अनुवाद किया। और आप, हम चाहेंगे कि और कुछ एक दो कविताएं ही सुनना चाहेंगे नरेश जी से, क्योंकि ये अवसर बार बार नहीं मिलता है। बिल्कुल। और नरेश जी जब एक बार सुनाने लगते हैं तो कुछ और सुनने का मन भी नहीं करता है। नहीं, बिल्कुल मैं बड़ा भाव मुग्ध होकर के कविता सुन रहा था कि क्या बात है। पानी में ले आती थोड़ा ले पार कविता सुनाऊं मैं आपको? बहुत सुंदर, वही सुनाई। जी जी जी, स्वागत। पुल पार करने से पुल पार होता है, नदी पार नहीं होती। वाह वाह। नदी पार नहीं होती नदी में धंसे बिना। क्या बात, क्या बात, बहुत अच्छी, बहुत बहुत। और नदी में धंसे बिना तो पुल का अर्थ भी समझ में नहीं आता। वाह। नदी में धंसे बिना पुल पार करने से पुल भी कहाँ पार होता है, लोहा लक्कड़ पार हो जाता है। कुछ भी नहीं होता पार नदी में धंसे बिना। न पुल पार होता है न नदी पार होती है। पुल पार करने से पुल पार होता है, नदी पार नहीं होती। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इधर कुछ छोटी कविताएं एक दो लिखी हैं। दरवाजा दरवाजा बारिश में भीगा फूल गया है। दरवाजा बारिश में भीगा फूल गया है। कभी पेड़ था, भूल गया है। हम समझे थे भूल गया है। क्या बात है। अब न चौखटे में अपने फिट बैठ रहा है। अब न चौखटे में अपने फिट बैठ रहा है। इतनी कीलें ठुकी हुई पर ऐंठ रहा है। क्या बात है। वाह वाह वाह। बारिश छूने ज्यों कुछ बाहर झूल गया है। कभी पेड़ था, हम समझे थे भूल गया है। दरवाजा बारिश में भीगा फूल गया है। वाह। बहुत बहुत। मरना है ये तो तय है। मरना है ये तो तय है, पर कब और किसके हाथ यही संशय है। वाह, बहुत जो है सबसे नजदीक उसी से सबसे ज्यादा भय है। ये इतना बुरा समय है। आहा। मरना है ये तो तय है, पर कब और किसके हाथ यही संशय है। जो है सबसे नजदीक उसी से सबसे ज्यादा भय है। ये इतना बुरा समय है।
मरना है ये तो तय है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अद्भुत है। दे गए भी सुनाइएगा तो कितना। इसी कविता का रूपरेख कल रशिया में देखने को मिला था। पुतिन के जो थे खाना खिलाने वाले, वही उनको मारने के लिए आ रहे थे। जी देखिए, कविता कहाँ लिखी जाती है, कब लिखी जाती है, जी और उसके अर्थ कब और कहाँ जाकर खुलने लगते हैं, यही कविता का काम होता है कि वो देश की सीमाओं को लांघ कर, काल के समय को पार करके घटित होने लगती है, और लगता है कि उसी के लिए लिखी थी ये तो उसी जी के लिए लिखी थी। ये काम कविता करती है। एक नरेश जी, आपकी वो मुझे बड़ी रोचक सी लगी थी, परसाई जी की बात, अगर आपको हाँ याद हो तो। हाँ क्या आपको याद है? प्रसाद जी की बात याद तो मुझे सभी कविताएं याद हैं। नहीं, ये भी बड़ा अद्भुत है कि आपको याद है अपनी सब सारी कविता। हाँ, कविताएं याद है ये अक्षरशः। बहुत विलक्षण बात है, बहुत विलक्षण विलक्षण बात बात है है। ये। जी। तो ये बात 1958 की है। इसके बारे में आपको बता दूं कि 1958 में हम जबलपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज के फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे। विनोद कुमार शुक्ल हिंदी के बहुत बड़े और बहुत, मैं तो कहता हूं मुझसे बहुत बड़े कवि हैं, वो भी वहीं थे। हम दोनों मित्र भी थे। हमारे साथ और भी लोग थे, मलय, सोमदत्त, तो हम सब लोग विद्यार्थी थे। तो उस दिन विद्यार्थियों के कविता पाठ का आयोजन था, उसी के बारे में ये कविता है। तो ये बात 1958 की है, तो ये समझिए 70 साल पुरानी, 70 साल से भी ज्यादा पुरानी बात, 70 साल के करीब करीब पुरानी बात है। 70 तो नहीं, 68, 67, 68 साल 65 पुरानी बात ये। तो आज से ठीक 70 बरस पहले जबलपुर में परसाई जी के पीछे लगभग भागते हुए मैंने उन्हें सुनाई अपनी कविता। कविता सुनकर उन्होंने 2 बार अच्छा कहा। अच्छा, अच्छा। मुझे लगा उन्हें अच्छी लगी, तो मैंने कहा क्या इस पर इनाम मिल सकता है? तो वो गंभीर हो गए, बोले अच्छी कविता पर सजा भी मिल सकती है। अब सुनकर मैं तो सन्न रह गया, क्योंकि उसी शाम वो उस काव्य प्रतियोगिता की अध्यक्षता करने वाले थे जिसमें मैं भाग लेना चाहता था। आज जब आप सब लोगों से सुन रहा हूं, वाह 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 वाह, और सजा कैसी, कोई सख्त बात तक नहीं कहता, तो शक होने लगता है परसाई जी की बात पर नहीं, अपनी कविताओं पर। क्या बात। आज जब आप सब लोग ले रहे हैं हाथों हाथ और कर रहे हैं वाह वाह, अरे सजा कैसी, कोई सख्त बात तक नहीं कहते आप, तो शक होने लगता है परसाई जी की बात पर नहीं, अपनी कविताओं पर, क्या अच्छी कविता पर सजा भी मिल सकती है।
अब कोई सवाल अगर करना चाहे तो ये मौका है, आप कर सकते हैं, वरना मैं कुछ और भी सुना सकता हूँ आपको। कश्मीर जी कुछ क्षमा कहना- कीजिए, मुझे 2 शब्द कहने हैं, जी इजाजत जी है? जरूर। स्वागत है कश्मीर। सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और मेरा सौभाग्य है कि नरेश सक्सेना जी से के दूसरी बार हमारे दर्शन हुए हैं। इनके दर्शन हुए हैं दूसरी बार। पहली बार को 2 साल पहले डॉक्टर इंद्रजीत सिंह जी की पहल पर हिंदुस्तानी समाज मास्को ने एक शाम का आयोजन किया था, एक शाम राज कपूर और शैलेंद्र के नाम। अगर मुझे गलती नहीं लग रही है तो उस शाम में बिल्कुल नरेश ठीक जी है। शामिल थे बिल्कुल। और इन्होंने माउथ ऑर्गन पर एक शैलेंद्र के गीत की धुन भी सुनाई थी। जी जी मुझे अच्छी तरह याद है और मुझे ये भी याद है कि उस समय इनके परिवार में दुखांत भी हो गया था बहुत बड़ा, और मैं हैरान था कि इतने बड़े दुखांत के बावजूद भी इतना बड़ा तगड़ा दिल रखकर ये हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। महान कवि हैं और इनकी कविता जो एक वृक्ष भी बचा रहे। इंद्रजीत सिंह जी ने मुझे इनकी कविताओं की किताब दी थी, मैंने पढ़ी और इस कविता पर आकर मैं रुक गया। इतनी संवेदनशीलता, प्रकृति के प्रति इतना प्यार, इतना दर्द, ये इसके बाद मैंने समझा कि कितने महान कवि हैं। ऐसी कविताएं महान से महान कवि ही लिख सकते हैं। तो ये मैं बात कहने भूल गया कि मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मास्को में हिंदुस्तानी समाज की तरफ से भी। और प्रगति जी ने बहुत अच्छा अनुवाद किया है और इसका शीर्षक भी जो लिया है वृक्ष, और रूसी में जो पोस्ट अस्थायी खचा भी शो अदनोजेरेवा बहुत ही सुंदर है। प्रगति जी आपको बहुत बहुत बधाई। और ये शब्द जो वृक्ष है इसका पंजाबी रूप रुख होता है, रुख। तो रुख जो है ये हमारे लिए सब कुछ है। नरेश जी ने इतना कि मुझे कुछ भी कर दो, रीति रिवाज कुछ भी हो, मुझे 7 मन लकड़ी से जलाओ, वो मुझे नहीं चाहिए है, ये एक वृक्ष बच जाना चाहिए। तो मुझे ये कविता पढ़ते और आज याद आई, एक पंजाबी के सुप्रसिद्ध कवि हैं शिव कुमार बटालवी, शायद आपने नाम सुना हो उनका। जी बिल्कुल सुना है। इसने भी उनकी एक कविता है रुख। तो मैं उसकी, अगर आप मुझे अनुमति दें तो 4 पंक्तियां सुनाता हूँ। सुनाइए। तो डॉक्टर इंद्रजीत सिंह से अनुरोध करूंगा कि इसका भाव अर्थ कुछ बता दे। तो ये है, एक मिनट ये चश्मा ले लूं। कविता मुझे याद नहीं इसलिए मैं पढ़कर सुना रहा हूँ, ये शिव कुमार बटालवी जी। तो रुख कुछ रुख मैनू पुत लगदे ने, कुछ रुख मैनू पुत लगदे ने, कुछ रुख लगदे मावां, कुछ रुख नूहां धीआं लगदे, कुछ रुख वांग भरावां। मतलब कुछ वृक्ष ऐसे हैं जो मुझे अपने बच्चे लगते हैं, और कुछ रुख है दरख्त वृक्ष ऐसे हैं जो मुझे माँ जैसे लगते हैं, और कुछ अपने रिश्तेदारों पुत्रियों जैसे लगते हैं। और लंबी कविता है, अगर सुनाऊंगा तो टाइम आपका बर्बाद करूंगा, लेकिन कविता बहुत अच्छी है। और इसमें भी प्रकृति के प्रति प्यार और प्रकृति का संरक्षण करने का आह्वान है। तो आपकी कविताओं में भी नरेश जी यही आह्वान है। तो इंसान को इसका ख्याल रखना चाहिए, जैसे कि आपने अभी अभी कहा कि इंसान जो सारी जगह घेर लेता है, इंसान को सोचना चाहिए सारी जगह नहीं घेरनी चाहिए,
प्रकृति के लिए ही जगह छोड़नी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे पूरी आशा है कि हम जल्दी ही फिर मिलेंगे। बहुत सुंदर, बहुत जरूर जरूर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। परसों रूबरू मुलाकात होगी आपकी। ये हिंदुस्तानी समाज के अध्यक्ष हैं कश्मीर सिंह जी। अब क्या करें? कविता और क्या? प्रगति जी ने, नरेश जी, प्रगति जी ने गिरना कविता के बारे में जिक्र किया था। जी जी, अगर इस नरेश जी में को हो सुनानी तो, चाहिए। या अगर प्रगति जी के पास कविता हो तो मतलब, हाँ, वैसे मेरे नरेश जी पास को है, कविताएं लेकिन वो याद मुझे रहती हैं। है मुझे। हाँ, नहीं, नरेश जी को कविताएं याद रहती हैं, लेकिन जैसे जो अच्छे कविता के पढ़ने वाले होते हैं, वो हर पाठ में, कविता में कुछ ना कुछ नयापन जरूर डाल देते हैं। और वो भाव और सघन हो जाते हैं। नहीं, वो मैं देख रहा हूँ, क्योंकि जो जी नरेश जी ने जो कविताएं पढ़ी और वो जी मैं उसको कंपेयर कर रहा था जो छपी हुई हैं, उसमें अंतर हाँ, लगा जी मुझे थोड़ा सा। जी जी वो जी जो जी जो पर्सनल टच है जी नरेश जी का, वो दिख रहा है मुझे कि जी जो लिखी हुई प्रिंटेड कविता है और जो नरेश जी ने पढ़ी, उसमें थोड़ा सा है। और मैं जरूर चाहूंगा जब भी नरेश जी को समय अवकाश ठीक लगे तो कविता में लय के बारे में जरूर कुछ बात अपनी बताएंगे, रखेंगे। वो मुझे बहुत जरूरी बात लगती है। जी। या दो पंक्तियां नरेश जी ने कविता के बारे में जो लिखी थी, अगर मैं पढ़ देता हूँ, दो ही पंक्तियां हैं, ज्यादा मतलब मैं नहीं पढ़ूंगा। उन्होंने लिखा है, मैं मानता हूं कि कविता को लोकगीत की तरह सरल और संगीत की तरह सहज होना चाहिए। वह जो पाठक को विचलित करे, उसके भावबोध का परिष्कार करे और चीजों को बदल दे। मनुष्यता का ऐसा दस्तावेज जो अपने समय की क्रूरता और अन्याय को चुनौती देता हो। कविता ऐसी जो बुरे वक्त में काम आए। बहुत सुंदर, बहुत। कविता के बारे में ये मैं कहता हूँ, जरूर कहता हूँ कि कविता की कोई पंक्ति अगर आपकी स्मृति में नहीं है जी तो मुसीबत के वक्त या किसी गाढ़े समय में वो आपकी मदद करने नहीं आ सकती, क्योंकि उस वक्त आप कविता संग्रह लेके थोड़ी बैठेंगे। जी 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 अगर वो आपकी स्मृति में है तो वो अपना काम करेगी। तो कविता अगर स्मरणीय नहीं, रमणीय नहीं है, अगर रमणीय नहीं है तो स्मरणीय कैसे होगी? जी बहुत ही। जब आप बार बार उसकी तरफ लौटेंगे तो आपकी स्मृति में चली जाएगी, वरना तो ये कविता संग्रह जो हमारे हैं, इन्हें मैं कविताओं का कब्रिस्तान कहता हूं। जी इसमें दफन पड़ी रहती हैं कविताएं। कविता वही है जो आपके स्मृति में चली गई, या जिसने आपको हमेशा के लिए थोड़ा सा बदल दिया है। कविता वही है। तो ये कविता गिरना, चीजों के गिरने के नियम होते हैं, मनुष्यों के गिरने के कोई नियम नहीं होते। लेकिन चीजें कुछ भी तय नहीं कर पाती हैं अपने गिरने के बारे में। चीजें कुछ भी तय नहीं कर सकती अपने गिरने के बारे में, मनुष्य कर सकते हैं। बचपन से ऐसी नसीहतें मिलती रही कि गिरना हो तो घर में गिरना, बाहर मत गिरना। यानी चिट्ठी में गिरो तो लिफाफे में बचे रहो, आंखों में गिरो तो चश्मे में बचे रहो। यानी शब्दों में बचे रहो, अर्थों में भले ही गिर जाओ।
क्या बात। यही सोचकर गिरा अपने भीतर कि औसत कद का मैं 5.5 फीट से ज्यादा क्या गिरूंगा। अरे लेकिन कितनी ऊंचाई थी उस मेरे औसत कद में कि गिरना मेरा खत्म ही नहीं हो रहा। दोस्तों, चीजों के गिरने की असलियत का पर्दाफाश हुआ 17वीं शताब्दी में, जहां पीसा की टेढ़ी मीनार की आखिरी सीढ़ी चढ़कर चिल्लाया था गैलीलियो कि इटली के लोगों, अरस्तु का कथन है कि भारी चीजें तेजी से गिरती हैं और हल्की चीजें धीरे धीरे। लेकिन अभी तो आप अरस्तु के इस सिद्धांत को ही गिरता हुआ देखेंगे। गिरते हुए देखेंगे लोहे के भारी गोलों और चिड़ियों के हल्के पंखों को एक साथ एक गति से गिरते हुए देखेंगे। और सब जानते हैं, लेकिन उसने कहा सावधान, हमें इन्हें हवा के हस्तक्षेप से मुक्त रखना होगा। आज उसने ऐसा कर दिखाया था। आज 400 बरस बाद मुझे कुतुब मीनार से चिल्लाकर कहने की जरूरत नहीं है कि कैसी है आज की हवा और कैसा इसका हस्तक्षेप, कि चीजों के गिरने के नियम मनुष्यों के गिरने पर लागू हो गए हैं और लोग, हर कद और हर वजन के लोग, यानी हम लोग और तुम लोग, एक साथ एक गति से एक ही चीज के लिए गिरते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए कहता हूं कि गौर से देखो अपने चारों तरफ चीजों का गिरना और गिरो। गिरो जैसे गिरती है बर्फ ऊंची चोटियों पर, जहां से फूटती हैं मीठे पानी की नदियां। गिरो रीते पात्र में, रीते पात्र में पानी की तरह गिरो, उसे भरते हुए उसके संगीत के साथ गिरो। गिरो आंसू की एक बूंद की तरह किसी के दुख में। गेंद की तरह गिरो खेलते हुए बच्चों के बीच। गिरो पतझड़ की पहली पत्ती की तरह किसी कोपल के लिए जगह खाली करते हुए और गाते हुए ऋतुओं का गीत कि जहां पत्तियां नहीं झरती वहां वसंत नहीं आता। क्या बात है। गिरो पहली ईंट की तरह नींव में किसी का घर बनाते हुए। जलप्रपात की तरह गिरो टरबाइन के पंखे घुमाते हुए, अंधेरे पर रोशनी की तरह गिरो। गिरो गीली हवाओं पर धूप की तरह इंद्रधनुष रचते हुए। लेकिन रुको, आज तक सिर्फ इंद्रधनुष ही रचे गए, उनका कोई तीर तो रचा ही नहीं गया। तो गिरो अपने इंद्रधनुष से छूटे हुए तीर, गिरो अपने इंद्रधनुष से छूटे हुए तीर की तरह बंजर जमीनों को फूलों और वनस्पतियों से रंगीन बनाते हुए गिरो। बारिश की तरह गिरो सूखी धरती पर, पके हुए फल की तरह धरती को अपने बीज सौंपते हुए गिरो। क्या बात, क्या बात। अद्भुत। गिर गए बाल, दांत गिर गए, गिर गई नजर, और स्मृतियों के खोखल से अब गिरते चले जा रहे हैं नाम, तारीखें, चेहरे और रक्तचाप।
देह का गिर रहा है, तापमान गिर रहा है, अरे गिर रही है खून में मिकदार होमोग्लोबिन की। खड़े क्या हो बीजू के से नरेश, मैं कहता हूं अपने आप से, इससे पहले कि गिर जाए समूचा वजूद एक बार की, तय करो अपना गिरना, अपने गिरने की सही वजह और वक्त तय करो, और गिरो किसी दुश्मन पर गाज की तरह गिरो, उल्कापात की तरह गिरो, वज्रपात की तरह गिरो। मैं कहता हूं गिरकर दिखाओ तो सही। ऐसे ही सुनते ही जाएं। मन एक बात हो गए, कुछ बोलने को सूझ नहीं रहा है, निशब्द है सब, निशब्द है सब। अनूप जी अब इसे समापन की ओर करें, क्योंकि थोड़ा आराम नहीं, भी बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है। बिल्कुल। तो एक बार और- फिर से हम अंतिम बार, जो अगर श्रोताओं में से कोई भी कुछ भी बोलना चाहे तो जी 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 स्वागत है। एक अनुरोध है मेरा, मैं संतोष बोल रहा हूँ, जी। सुनाई दे रहा है मेरी बात? जी हाँ, जी सुनाई दे रही। मेरी अनुभव से मैं बता रहा हूँ, रशिया में बाल्य साहित्य बहुत अधिक फेमस है, और यहाँ पे एक कवि चुकोव्स्की है। अभी नरेश जो बता रहे थे कि कविता अगर रमणीय नहीं होता है तो स्मरणीय नहीं होता है। उस म्यूजियम के सामने एक पेड़ है, और शायद उनकी कोई कविता है जो कि जूतों के बारे में, हाँ। बच्चों को बहुत याद रह गया होगा। तो वहाँ बच्चे या माएं जूते अपने बच्चों का खोल के उन पेड़ों पे बांधे हैं। वैसे भर गया है पेड़ जूतों से। मैं अभी कुछ ही दिन पहले गाड़ी चला रहा था, पीछे 2.5 साल का एक बच्चा बैठा था और कविता पढ़े जा रहा था। तो कहीं थोड़ी बहुत सुंदर लग रहा था, कहीं थोड़ी गलती हो गई तो उनकी माँ बोल रही थी कि अरे बाबा की कविता ठीक से पढ़ो। और ये मैं कह रहा हूँ नरेश जी के पोते के बारे में। तो हो सकता है छपे नहीं होंगे कुछ ऐसे कविता, बाल्य कविता, अगर सुनने का मौका मिले तो वो भी अनुभव हो जाएगा आपको, अगर याद हो बाल्य कविता। नरेश जी, ये कौन सी कविता के बारे में कर रहे हैं? जूतों के बारे में? जूते तो है, जूतों की कौन सी कविता? नहीं जूते नहीं के बारे में वो, कहता है जी वैसे। हाँ, हाँ, जूते नहीं मैंने बच्चों की बाल्य कविता के बारे में। बाल कविता है कोई आपकी? बाल कविता हाँ, है, क्यों नहीं, मेरी जी। कविताएं तो हाँ, दीमक है, बढ़िया। पहले दूसरे दर्जे में, 8वें दर्जे में, 11वें में, बीए में, एमए में, एमफिल में वही कविताएं चल रही हैं। जी केरल में 8वें दर्जे के सिलेबस में है, और वही लखनऊ यूनिवर्सिटी के एमए के सिलेबस में है। तो जी, जो आपका पोता पढ़ रहा था वो कविता। पुल पार करने से पढ़ रहा था। और जूते की कविता सुनाते हैं। बच्चों के लिए मैंने कविता लिखी, मैं सुना देता हूँ, वही सुना देता हूँ। स्वागत। टिल्लू जी स्कूल गए, टिल्लू जी स्कूल गए और बस्ता घर पर भूल गए। रास्ते भर थे डरे डरे, मगर गेट पर अरे अरे छुट्टी का नोटिस लटका, देख खुशी से फूल गए। और दोनों बाहें अम्मा की डाल गले में झूल गए। टिल्लू जी स्कूल गए, बस्ता घर पर भूल गए। भूल गए। जी। तो जो बात अमिताभ जी कह रहे थे रिदम के बारे में, तो मैं इतना ही कहूंगा कि
इस रिदम के साथ तो हम पैदा होते हैं। अगर दिल के धड़कने की जो रिदम है अगर वो बदल जाए तो या तो हार्ट अटैक होता है और या फिर कोलैप्स करता है सीधा। अगर वो धक 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 गया और ये अगर धड़ 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 होने लगे तो भी ये दिल के धड़कने की जो लय है उसके साथ हम पैदा होते हैं। और ये लय पूरी प्रकृति में आपको दिखेगी। बिना लय के होता नहीं कुछ। ये लय बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बहुत सारे पैटर्न हैं लयों के, और लय का अभ्यास आज हमारे जो युवा कवि हैं उन्होंने छोड़ दिया। अगर वो जब कहते हैं कि लय हमने छोड़ दी तो वो इसलिए ठीक नहीं कहते क्योंकि लय उन्होंने पकड़ी नहीं। अब पकड़ी नहीं तो छोड़ कैसे दी? इसका मतलब ये नहीं कि गद्य में अच्छी कविता संभव नहीं। गद्य में अच्छी कविता संभव है और मैं भी गद्य में अच्छी बुरी जैसी भी है गद्य में लिखता हूं। लेकिन अगर संभव होता है तो लय में भी लिखता हूं। अब आपने जो पहली कविता सुनी थी या शिशु कविता सुनी है, दोनों की लय अलग अलग है। शिशु लोरी के शब्द नहीं संगीत समझता है। ये अगर संगीत की भाषा में कहेंगे तो ये कहरवा ताल में है। धागे न तिनक दिन है ये। शिशु लोरी के शब्द नहीं संगीत समझता है। धागे न तिनक दिन, धागे न तिनक दिन। शिशु लोरी के शब्द नहीं संगीत समझता है, अभी वो अर्थ समझता है। धागे न तिनक दिन, धागे न तिनक दिन, धागे न तिनक दिन दा। लेकिन जो दूसरी कविता है कि जिसके पास चली गई मेरी जमीन, ये दादरा ताल में है। ये कविता 1 2 3 1 2 3 धा धी ना ता ती ना धा धी ना ता तीन इस पर चलती है। आप देखें इसके, जिसके पास चली गई मेरी जमीन, उसी के पास अब मेरी बारिश भी चली गई। अब जो गिरती हैं काली घटाएं, उसी के लिए गिरती हैं, फूकती हैं कोयलें उसी के लिए। उसी के लिए उठती है धरती के सीने से सूंधी सुगंध। अब नहीं मेरे लिए एक हरी बूंद नहीं, तोते नहीं, ताल नहीं, नदी नहीं, आर्द्रा नक्षत्र नहीं, कजरी मल्हार नहीं मेरे लिए। जिसकी नहीं कोई जमीन, उसी के, इसकी नहीं कोई जमीन, उसका नहीं कोई आसमान। अगली फसल होते ही सब चुकता कर दूंगा, अब तो मेरी झूठी ये गुजारिश भी चली गई। जिसके पास चली गई मेरी जमीन, उसी के पास अब मेरी बारिश भी चली। दादी दादी ना दादी ना दादी ना, इस पे चलती है। क्या बात है। हालांकि वो गद्य में लिखी हुई लगती है लेकिन है नहीं। अद्भुत अद्भुत। उसके भीतर एक इनहेरेंट लय है। लेकिन ऐसा नहीं कि गद्य में कविता लिखी नहीं जाती, गद्य में भी लिखी जाती है। और आप देख रहे हैं कि रूस के बारे में कितना झूठ फैलाया जा रहा था। कल शाम तक ये हालत थी कि
हर और भारत के चैनल्स का तो कहना ही क्या है। वो तो लगता था कि बस भाग गए सब लोग, यहाँ से पुतिन भी भाग गए और यहाँ से प्रधानमंत्री भी भाग गए, और अब वो तो हो सकता है आपको आवाज भी सुनवा देते हैं उनके भागने की, सुनिए आवाज। और कहते आवाज नहीं आ रही, अरे वो नंगे पांव भाग रहे हैं, आवाज नहीं आएगी। ऐसा झूठ, इस झूठ से कविता को लड़ना होता है। इस झूठ की वजह से दोस्तोयेवस्की को गोली मारने का, मौत की सजा देने का फैसला हो चुका था। इस झूठ के कारण, इस झूठ को, खैर तो ये तमाम सारी चीजें समय के साथ होती हैं। हमारे देश में भी बहुत कुछ चल रहा है और आप चैनल्स पर देख रहे हैं। कल नमूना देखा ना आपने, कल नमूना देखा। उससे लड़ना तो 4 पंक्तियां शुरू सुना के मैं इस कार्यक्रम में कहता हूं, क्योंकि उसके लिए कुछ ना कुछ साहस और थोड़े से जुझारूपन की जरूरत होती है। और अगर वो नहीं है जीवन में, तो फिर मैं कहूँगा मनुष्य का जीवन नहीं है। खाना पीना और प्रजनन करना ये तो पशु भी कर लेते हैं। अपने भीतर अपने मनुष्य को तलाश करना चाहिए, और उसका जो, खैर मरना तो है ही एक दिन, अब मरने से क्या डरना। पर मरना है तो लड़कर मरना, सही बात पर अड़कर मरना, और दुश्मन के निर्मम चेहरे पर एक तमाचा जड़ कर मरना। बहुत मरना है तो प्यार में मरना, मरना है तो प्यार में मरना, दुश्मन को ललकार के मरना, अपना प्रेम पुकार के मरना। लड़ना है तो समर में मरना, लड़ना है तो समर में, मच्छर काटे से क्या मरना। मरना तो है ही एक दिन, अब मरने से क्या डरना। क्या बात है, क्या बात है। मैं नमस्कार, प्रणाम नरेश जी। मैं आपको बस 2 शब्द कहना चाहती हूँ। मेरा माफ क्षमा कीजिए, मेरा कैमरा बंद है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण। तो खैर मैं यहाँ पर अभी आई, इस आपकी कविता सुनने के आधे टाइम के बाद आई थी, मैं किसी कारण नहीं आ पाई। और उस समय आई, हेलो, जब आपकी पंक्तियों के ये एक पंक्ति चल रही थी कि कवि को कहने, अपनी आवाज उठाने के लिए भी शायद उसको, आपने बोला था, आपकी लाइन में था कि उसको उसकी सजा मिलती है। तो मैं ये कहना चाहती थी कि एक बहुत ही खास समय था मेरे लिए, वो पल था, क्योंकि मैं उसी समय कुछ ऐसे भावनाओं से गुजर रही थी, कुछ चीजें सुन रही थी न्यूज में, जो कि मेरे दिल से बहुत नजदीक है। और उसके बाद मुझे अचानक ध्यान आया कि हाँ, मुझे यहाँ पर भी लॉगिन करना है। तो जैसे ही मैंने लॉगिन किया, आपकी वो जब लाइन सुनी तो एकदम दिल को छू गई कि मैं यही बात महसूस कर रही थी। तो मैं मानती हूँ कि कविताएं हमें जब हम सुनते हैं, मेरी सोच ऐसी है कि हम जो ये चीजें सुनते हैं, एक संवेदनशील बनने के लिए ही नहीं, उस चीज को एक क्रिया में एक बदलने के लिए भी करते हैं, कि अगर हम एक संवेदनशील इंसान बन सकते हैं एक्शन में, तो ही इन कविताओं का भी मेरे लिए अर्थ है। और वही चीज मैंने आपकी कविताओं में सुना अभी, कि ये सब चीजें अगर हम अपने आप में एक परिवर्तन लाकर कुछ बदलाव नहीं ला सकते, तो इंसान होने का मतलब नहीं है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत ही मेरे दिल को छू गई ये बात। और आपने बोला कि कवि होने की भी सजा मिलती है, वही मुझे लगता है कि हमारे समाज में भी हो रहा है, हर जगह दुनिया में हो रहा है, कि हम एक अपनी आवाज उठाना चाहते हैं सही चीजों के
के विरोध मतलब कि पक्ष में, गलत चीजों के विरोध में, फिर भी हमें जहाँ-जहाँ ये एक तरह से कितनी विडंबना है इस समाज की, इस दुनिया की, कि हम जब भी कुछ अच्छा बोलने की कोशिश करते हैं, हमें चुप करा दिया जाता है, हमें उसकी एक सज़ा भोगनी पड़ती है। तो जो लेकिन उसी के साथ-साथ आपकी एक और कविता जो सुनी कि गिरो, पानी में किस तरह गिरो, गिरना है तो ऐसे गिरो। और इंसान तो दोनों ही आपने एक निराशा, एक विडंबना को भी प्रस्तुत किया, उसके साथ-साथ आपने एक साहस को भी हमारे अंदर, जो इंसान के अंदर ये जो आयरनी रहती है कि कैसे इन द्वंद्वों से लड़े, उससे लड़ने का साहस भी, उसकी उम्मीद भी जगाई आपने। तो ये मैंने महसूस की। और आपने प्रकृति के प्रति भी जो एक दूसरे श्रोता उन्होंने वृक्षों के बारे में बताया, ये भी मेरे लिए मुझे बहुत दिल को छू गई, क्योंकि प्रकृति के प्रति हम इंसानों ने जैसे पूरी जगह छेक ली है। आज ही कल ही मैं न्यूज़ में सुन रही थी, और अनूप भैया जो हैं उनसे मैं भाई जैसे हैं, उन्होंने मुझे वो जानते हैं अच्छे से कि मेरा जानवरों के प्रति बहुत ही लगाव है। तो जब आपके ये वृक्षों के बारे में या प्रकृति के बारे में जो विचार सुने, और फिर आपके ये 2-3 कविताएँ सुनी, तो मुझे सचमुच में बहुत ही खुशी हुई, और अपना आभार मानती हूँ कि मुझे आज आपको सुनने का मौका मिला। तो अनूप भैया बहुत-बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद सुजाता। और मैं तुम्हारी आवाज से समझ गया था कि कौन बोल रहा है। तो सुजाता जो है कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में हिंदी पढ़ाती हैं और मेरी छोटी बहन की तरह हैं। तो बहुत बहुत सुजाता। जी, मैं नरेश जी के लिए ये 4 पंक्तियां कहूंगी। उनकी कविताएं मैंने सुनी, उनकी प्रस्तुति मैंने सुनी, तो सचमुच मैं अभिभूत हो गई। तो ये 4 पंक्तियां मेरी ही लिखी हैं, लेकिन मैं उनको सुनाना चाहती हूँ। अगर आज्ञा है तो मैं सुना। स्वागत है। शब्दों में इतनी शक्ति है, शब्दों में इतनी शक्ति है, इनसे पाषाण पिघलते हैं। आपकी कविताओं से इतनी प्रेरणा, हर शब्द में इतनी प्रेरणा है। शब्दों में इतनी शक्ति है, इनसे पाषाण पिघलते हैं। प्रेरक वाणी का है प्रभाव, असंभव कार्य भी सरते हैं, असंभव कार्य भी सरते हैं। तो आपके लिए नरेश जी कि आपकी आज प्रस्तुति, आपकी कविताओं ने सचमुच बहुत प्रेरणा देने वाली कविताएं हैं। गिरना और उठना, ये दोनों जो आपने सामने रख दिया है, दोनों का अंतर इतना स्पष्ट है कि ये शब्द एक नए अर्थ में दिखाई दिया आज। तो बहुत मेरी बहुत ओर आभार। से आप सबको मैं क्या कहूँ, शब्दों में कितना कम प्रकट हो पाता है। दरअसल अनु भार्गव जी हैं, या जगदीश व्योम जी हैं, या और तमाम अमिताभ जी हैं, संतोष मिश्रा जी हैं, और मेरे दाएं बाएं, जिनकी वजह से मैं मास्को में आ गया हूँ, वरना ये असंभव था मेरे लिए कि मैं मास्को आ जाऊं। और लुदिमिला जी को भी मेरा बहुत आभार कि उन्होंने मेरा पासपोर्ट समय से संभव कराया। और आप सब लोगों ने इस अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी में मेरा इतना मैं सम्मानित अनुभव कर रहा हूँ, और बहुत खुशी, बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को, भार्गव जी को, व्योमेश जी को, व्योम जी को, और मेरे लुदिमिला जी को बार बार धन्यवाद। और मेरे दाएं बाएं दोनों प्रगति जी और इंद्रजीत सिंह, ये दोनों, तो मैं क्या कहूँ इनके नहीं कहिए, कुछ नहीं कहिए। सबको मेरा नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। और हम आशा करते हैं कि इसी तरह के अनौपचारिक कार्यक्रम हम लोग करते रहेंगे आगे भी, क्योंकि इनमें जो आनंद आता है वो औपचारिक कार्यक्रमों में, भाषण में, समीक्षाओं में उतना आनंद नहीं आता जितना कि आज की इस आत्मीय बातचीत में आया। और आदरणीय नरेश सक्सेना जी को बहुत बहुत प्रणाम हम सब की तरफ से। अभिभूत शब्द मेरे ख्याल में सबसे उपयुक्त रहेगा कि कुछ निशब्द हो गए हैं हम लोग, कुछ कहने को नहीं बचा है। तो बस एक बार फिर से धन्यवाद, और
स्नेह बनाए रखिए, जुड़े रहिए हमसे। धन्यवाद। जी, आभार इतना अच्छा अवसर देने के लिए।